हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और अब से हम लोग करने वाले आईडीटी का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, जो कि अब कंटिन्यू सीरीज आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस चैनल पे बने रहना। आपको क्या करना है, एवरीडे जो वीडियो आएगा बस उसको देखो। उसके साथ अगर आप कंसाइज बुक यूज कर रहे हो तो कंसाइज बुक पढ़ लो, एंड अगर नहीं है तो परचेज कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर बना लो। क्वेश्चनर भी है, उसको भी चाहो तो परचेज कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हें काम करना, जब तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट डे में आ जाना, फिर नेक्स्ट डे और ऐसे करते हुए 12 दिन का अपने टारगेट करके 12 डेज के अंदर अपने पूरा आईडीटी को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कर लेंगे। हर वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, मैक्सिमम 1 आवर या 1.5 आवर्स से ज्यादा तो जाएगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। पहले अपने काफी बिट्स एंड पार्ट में इसको एनालिसिस करेंगे और फिर एंड में एक साथ क्रब कर लेंगे। कैसे क्या होता है समझ जाओगे, यहाँ पे बने रहो। सबसे है सेक्शन नंबर 23। तो सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने का ही नहीं है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का है। तो सबसे पहला जो है, जो थर्ड नंबर में बताता हूँ, वो है एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब जो जमीन से उगाता है। इस वर्ड को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जमीन से उगाता है, ये सेंटेंस याद रखना। इसी सेंटेंस के बदौलत पे आप समझ जाओगे कौन एग्रीकल्चरिस्ट है कौन नहीं है। फिर अ पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली, द की वर्ड इज एक्सक्लूसिवली, नॉन टैक्सेबल सप्लाई या होली एग्जाम सप्लाई। अगर एक बंदा है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ नॉन टैक्सेबल या एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि उस पर तो ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लगता है ना, तो उसको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर एक्सक्लूसिव है तो याद रखना, द की वर्ड इज एक्सक्लूसिव। फिर अगर आप स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन हो जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, अब ये कौन है, कोई एक्सक्लूसिवली आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है जो कि चार्जेबल है अंडर आरसीएम। आरसीएम चैप्टर भी होगा क्या, आरसीएम चैप्टर भी होगा इसमें, तो बने रहना, टेंशन मत लो। एक्सक्लूसिवली इज द कीवर्ड। अगर आप एक्सक्लूसिवली इंगेज हो, एक आउटवर्ड सप्लाई आप कर रहे हो, मतलब आप कुछ सेल कर रहे हो जो आरसीएम में है, तो उस सिनेरियो में अगर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ वही वाला सर्विस दे रहे हो या सिर्फ वही वाली गुड्स दे रहे हो जो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। अगर आप जॉब वर्कर और आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है थ्रेशोल्ड, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। और अगर आप जॉब वर्क इन रिलेशन टू गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ हो, तब तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हो तो मैंने क्या बोला, सेक्शन नंबर 23 किसको नहीं लेना, जो एक्सक्लूसिवली इंगेज है नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में, या एग्रीकल्चरिस्ट यानी जो जमीन से उगाता है वो, और या तो फिर अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, आप जॉब वर्क हो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है तो आपको नहीं लेना। पर अगर आप गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ वाले जॉब वर्कर हो तो फिर आपको लेना पड़ेगा। फटाफट एक आईसीआई का एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि क्या बोलता है। मधुर ऑयल जो है वो क्या करता है, सप्लाई पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, नॉन टैक्सेबल है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज अ नॉन लेविएबल टू जीएसटी, तो इन दैट केस नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मधुर ऑयल इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एक्सक्लूसिवली इज द कीवर्ड। एक्सक्लूसिवली वो क्या कर रहे हैं, पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड बताते हैं। 10, 20 एंड 40 है थ्रेशोल्ड, ठीक है। कैसे क्या एप्लीकेबल है पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोलता है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई का एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई का अगर एक्सीड करता है 10 लाख, अगर आप M2NT में है, M2NT बता रहे हैं, मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा, मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा, एंड इन दैट सिनेरियो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई का इज अप टू 10 लाख तो आपको नहीं लेना। 10 लाख एक्सीड हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। मेघालय, अरुण, टीपू, सिक्किम गए, मतलब मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम, इसके लिए लिमिट क्या है, इसके लिए लिमिट है 20 लाख की। हज एंड अदर्स, हज मतलब क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट, जितने सारे बाकी बचे। उस सिनेरियो में जनरल लिमिट इज 20 लाख, जनरल लिमिट इज 20 लाख। पर अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, नॉट सर्विस एंड नॉट नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स कौन होते हैं, पिथ है यहाँ पे। पिथ मतलब क्या हो गया, पिथ वाला जो आपको पता चलेगा कॉम्पोजिशन में अपने को उसको समझ लेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। पान मसाला, आइसक्रीम एंड टोबैको, ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिमिट जो होती है वो होती है 40 लाख की। नोटिफिकेशन नंबर है 10/2019, 10/2019। यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं करता है थ्रेशोल्ड को, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो थ्रेशोल्ड क्या है, तो थ्रेशोल्ड आपका क्या है, 10 लाख इन केस ऑफ M2NT। फिर मेघा, टीपू, अरुण, सिक्किम गए, यहाँ पे लिमिट क्या है 20 लाख की। हज एंड अदर्स के लिए क्या लिमिट है, हज एंड अदर्स के लिए जो लिमिट है वो है, जनरल लिमिट इज 20 लाख, बट अगर आप हज एंड अदर्स में हो
और आप सिर्फ इंट्रा कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो, नोटिफाइड गुड्स नहीं कर रहे हो और सर्विस नहीं कर रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो योर लिमिट विल बी 40 lakhs, नोटिफिकेशन 10 2019 के तहत। ये टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, इसका कुछ मतलब है क्या? बिल्कुल मतलब है, तभी तो जोर दे रहा था। चलो आ जाओ बताता हूँ। तो ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो को समझते हो तो इससे आपको काफी चीज क्लैरिटी में आ जाएगी। आपका एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, आपका एक ब्रांच है मिजोरम में, आप दोनों से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। एक से आपकी एग्रीगेट टर्नओवर हुई है 8 लाख की, सॉरी, एक में आपका टर्नओवर हुआ है 8 लाख का और एक में आपका हुआ है 1 लाख का। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो तो अपने नीचे ऑलरेडी पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार सिंपल से वर्ड्स में बता दूं, आपका जितने भी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है सबका टर्नओवर क्लब कर दो एक साथ, तो हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये दोनों को जोड़ दिया तो अपना एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो गया? 9 लाख। फिर अपने एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर, यानी थ्रेशोल्ड वाला एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर आपके लिए क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, जितने भी टैक्सेबल सप्लाई किया है वो होता है। तो इनका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो कौन सा लेंगे? यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, तो इनके लिए एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? विच एवर इज लोअर, या तो 10 लैक्स या तो 20 लैक्स, और जहां तक मुझे लगता है 10 लैक्स लोअर होता है शायद, है ना। तो 10 लैक्स हो गया इसका एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर। मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 9 लाख, मेरा एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर 10 लैक्स, तो क्या मुझको रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं, क्योंकि एक्सीड नहीं हुआ तो दोनों जगह नहीं लेनी है। एक है मेरा महाराष्ट्र में, एक है मेरा मिजोरम में, दोनों में मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, एक में 8 लैक्स की, एक में 8 लैक्स की। एग्रीगेट टर्नओवर हो गया मेरा 16 लैक्स। अब मेरे लिए एप्लीकेबल कौन सा होगा, महाराष्ट्र वाला कि मिजोरम वाला? तो अपने सिंपली देखेंगे विच एवर इज लोअर, तो लोअर इज 10 लैक्स, तो इस सिनेरियो में अपने पास क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर इज 10 लैक्स, आवर एग्रीगेट टर्नओवर इज 16 लैक्स, वी हैव एक्सीडेड द एग्रीगेट टर्नओवर, एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर, सो वी हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन दोनों जगह, महाराष्ट्र में और मिजोरम में। यहां पे देखो, यहां पे चेंज आ, ध्यान देना, एक में अपने टैक्सेबल कर रहे हैं, एक में अपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक में अपना टर्नओवर है 8 लैक्स, एक में अपना है 9 लैक्स, तो एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 17 लैक्स। अब मैंने क्या बोला, अपने जनरली क्या लेते हैं? विच एवर इज लोअर, पर ध्यान दो यहाँ कीवर्ड क्या है? टैक्सेबल। क्या है कीवर्ड? टैक्सेबल। यहां कर रहे हैं नॉन टैक्सेबल, तो इसको नहीं लेंगे, तो अपना हो जाएगा क्या? 20 और नील, ये वाला तो लेना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 20 आएगा, तो 20 आ गया। एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर इज 20 एंड आवर एग्रीगेट टर्नओवर इज 17, हैव वी एक्सीडेड द लिमिट? नो, तो इन दैट सिनेरियो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। नेक्स्ट में आते हैं, महाराष्ट्र मिजोरम, एक से टैक्सेबल एक से नॉन टैक्सेबल। यहां पे 22 लाख की टर्नओवर है, यहां पे 8 लाख की टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 30 लैक्स। एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर सेम जो ऊपर कॉन्सेप्ट लगा है वही लगाएंगे, महाराष्ट्र वाला ही सिर्फ लेंगे, क्योंकि अपने को क्या लेना है? टैक्सेबल सप्लाई वाला। तो अपने क्या लिए? महाराष्ट्र का लिए, दैट इज 20 लैक्स एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर, और aggregate turnover is 30 lakhs, so we have exceeded the applicable aggregate turnover, so we have to get registered, but we will take registration only where we are supplying taxable। ठीक है, जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं बस वहीं पे रजिस्ट्रेशन लेंगे, नॉन टैक्सेबल में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ऊपर पढ़ के आए थे ना, इसीलिए नॉन टैक्सेबल पे कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। होप सो इसकी वजह से आपका काफी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे 20 लैक्स लिया, 20 लैक्स लिया, 40 लैक्स नहीं लिया। 40 लैक्स वाला होगा तो 40 लैक्स लेंगे, 20 है तो 20 मैंने लिया है ताकि थोड़ा सिंपल कर सकूं एग्जांपल को, इसलिए। अगर यहाँ 40 वाला होता है, 40 किसके लिए होता है वैसे? 40 हज एंड अदर्स में होता है ना। अगर तुम क्या कर रहे हो? इंट्रा कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो, नोटिफाइड नहीं है और सर्विस नहीं है, तो ही तुमको 40 मिलेगा 10 2019 के तहत। आ जाओ, तो एक सर्कुलर है, एग्जाम्पल है जो कि है आईसीआई का। चलो फटाफट देख लेते हैं। देखो, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हम लोग टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो अपने किस में कर रहे हैं? नागालैंड में कर रहे हैं, याद रखना, नागालैंड में। करंट फाइनेंशियल ईयर में 34 लैक्स है महाराष्ट्र में और 8 लाख है नागालैंड में, ठीक है। एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है उसमें हम लोग,
तो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट अपने लिए क्या हो जाएगा, 40 lakhs हो जाएगी। द थ्रेशोल्ड लिमिट विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 lakhs। क्यों? एज सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर नॉन टैक्सेबल। एंड इफ एग्री, फिर मतलब ये अपना कौन सा आ गया, ये आ गया अपना ये वाला एग्जाम्पल, समझ गए? तो अपने को रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना होगा, सिर्फ महाराष्ट्र में लेना होगा, राइट? होप सो क्लियर हो गया होगा। एक एग्रीकल्चरिस्ट है जो इंगेज्ड इन कल्टीवेशन है, एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। पर करंट ईयर में उसने क्या किया है, ट्रेडिंग ऑफ राइस भी स्टार्ट कर दिया, तो अब उसको लेना पड़ेगा, उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया तो टर्नओवर इन करंट ईयर इज 32 lakhs एंड 9 lakhs फ्रॉम राइस। 32 और 9 मान लेंगे कि इंट्रा कर रहा है, गुड्स है, तो इस सिनेरियो में क्या हो गया, 32 + 9 इसका हो गया 41 और इसको 40 मिलता है, तो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, जो कि एक्सीड हो गया है। होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन कौन पर्सन लाइबल है। अगर टैक्सेबल सप्लाई का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड को, थ्रेशोल्ड क्या है, M2NT के लिए 10 है, मेगा, अरुण, टीपू, सिक्किम गए उसके लिए है आपका 20 एंड हज एंड अदर्स के लिए जनरल लिमिट इज 20। बट इफ यू आर डूइंग ओनली गुड्स इंट्रा एंड नो सर्विस एंड नो नोटिफाइड गुड्स, इन दैट सिनेरियो आपके लिए लिमिट है 40 lakhs, नोटिफिकेशन 10 2019 के तहत। इको एनालिसिस देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। इको एनालिसिस में क्या होता है, इको एनालिसिस में बहुत सिंपल सी चीज होती है कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप इको के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर जनता खाद्य भंडार है और वो अमेजोन के थ्रू अगर सेल कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस हो, फिर देखेंगे आप 95 वाले हो कि अदर देन 95 वाले हो। अगर आप 95 वाले हो तो टेंशन मत लो, आरसीएम चैप्टर में समझ जाओगे ये वाला। अगर आप 95 वाले हो तो आप एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हो, और अगर आप अदर देन 95 वाले हो तो इन दैट सिनेरियो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपका एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड, अगर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो इको एनालिसिस में आपने क्या समझे, इको एनालिसिस में आपने ये समझे कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सर्विस कर रहे हो तो 95 है तो एग्जाम, अदर देन 95 है तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड तो आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए थ्रेशोल्ड क्या है, 10, 20, 40 भी है ना? ओहो 40 नहीं है ना? आपको कोई पागल बनाएगा, आप नहीं बनोगे ना? बिल्कुल मत बनना, 40 नहीं है, क्योंकि 40 किसके लिए, गुड्स के लिए, वो भी इंट्रा के लिए, वो भी नोटिफाइड नहीं होना चाहिए, वो भी सर्विस नहीं होनी चाहिए 10 2019 के तहत। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो ना 1 रुपया का भी तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की 1 रुपए की भी तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। बट कुछ एनालिसिस है, सब जोड़ जाड़ के बता रहा हूँ, एग्जामिशन वगैरह सब, तो यहाँ आ जाओ। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के करते हो और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है थ्रेशोल्ड, या आप जॉब वर्क वाले हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है थ्रेशोल्ड को, तो आप एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हो। अगर आप टैक्सेबल सर्विस हो, मैं गुड्स नहीं बोल रहा हूं, मैं सर्विस बोल रहा हूं, ध्यान दो मेरी बातों पे, टैक्सेबल सर्विस वाले हो, नोटिफिकेशन 10 2017 के तहत अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है थ्रेशोल्ड तो आप एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो, मैंने क्या बोला, जनरली इंटर स्टेट करोगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बट अगर आप हैंडीक्राफ्ट और जॉब वर्क वाले हो और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है 10-20 और तब आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर आप सर्विस वाले हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है 10-20, तो इन दैट सिनेरियो आप को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, आप एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हो इंटर करने के बावजूद भी। बाकी सब सिनेरियो में अगर आप इंटर 1 रुपया का भी करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। बाकी सब सिनेरियो मतलब गुड्स वगैरह हो गया, अगर आप गुड्स को कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो ऊपर अपने अभी एनालिसिस पढ़ के आया ना उसको मद्देनजर रखते हुए इस पे ध्यान लगाना। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, प्रोवाइडेड ऊपर जो दो पढ़ के आए उसको छोड़ के। सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब ध्यान दो अपने ऊपर क्या पढ़े थे, एक्सक्लूसिवली इंगेज इन आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, मतलब हम कोई ऐसा सेल कर रहे हैं जो कि आरसीएम के तहत टैक्स होता है, यानी उसमें रेसिपेंट टैक्स देगा। तो अगर उसमें रेसिपेंट टैक्स देगा तो उस रेसिपेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है लेना। मतलब बहुत साफ है कि अगर आरसीएम के तहत आप पे कुछ भी एप्लीकेबल हो जाता है जिसके तहत आपको टैक्स देना है, रेसिपेंट को टैक्स देना, तो रेसिपेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। ये आरसीएम चैप्टर में और बार बार बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा।
अगर आप 9(5) वाले हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बट 9(5) का ऊपर जो एनालिसिस पड़े उसको भी मद्देनजर रखना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी लेना पड़ेगा। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 51 गवर्नमेंट यानी टीडीएस वाला जो है, टीडीएस प्रोविजन भी अपने करेंगे इस रिवीजन सीरीज में, तो बने रहना। अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन यानी एजेंट को, एजेंट के ऊपर कुछ डिस्कशन है जो मैं आपके साथ करूंगा एग्रीगेट टर्नओवर वाले पोर्शन में, इसी वीडियो में आएगा, उसमें काफी कुछ डिस्कशन है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसडी को कंपलसरी, आईएसडी हम लोग आईटीसी चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। एंड सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस का सेपरेट वीडियो आएगा, वहां पे आप लोग समझ जाओगे ये क्या है। तो किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, प्लस ऊपर वाला याद रखना, सीटीपी को, एनआरटीपी को, टीडीएस वाले को, एजेंट को, एजेंट पे सेपरेट डिस्कशन है, याद रखना। आईएसडी अपना आईटीसी में आएगा और ओआईडीआर अपना एक सेपरेट वीडियो आएगा, वहां पे बता दूंगा अच्छे से। और 9(5) और आरसीएम के तहत जो रेसिपेंट है ना, जो टैक्स पे करने वाला, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो जनरल पॉइंट देख लेते हैं क्या है। रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का वो पैन बेस्ड है, स्टेट स्पेसिफिक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी पढ़ के आए ये, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या बोले, वेयर एंड बाई वेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जिस दिन लाइबल हुए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका 10, आपके 10 था, 10 लैक्स की थी आपकी लिमिट एक्सीड हुई, जिस दिन एक्सीड हुई वहां से 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना रजिस्ट्रेशन को। तो जिस दिन एक्सीड हुआ वो तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, और अगर 30 दिन में नहीं किया तो जिस दिन आरसी आएगी उस दिन माना जाएगा तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट तुमको आईटीसी चैप्टर में पता चलेगा, ओके। और सीटीपी एनआरटीपी को एटलीस्ट 5 डे प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। सीटीपी को, एनआरटीपी को एटलीस्ट 5 डे प्रायर, शुरू करने से 5 दिन पहले अप्लाई कर देना रजिस्ट्रेशन को। सीटीपी बोल रहा हूं, एनआरटीपी नहीं बोल रहा हूं, गलती मत करना। जो सीटीपी है उसको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है, टैक्स का एस्टिमेट करना पड़ता है, कितना शायद मेरा टैक्स आएगा, उतना उसको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। सीटीपी बोल रहा हूं, एनआरटीपी नहीं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। सीटीपी एनआरटीपी दोनों बोल रहा हूं इस बार, ठीक है, सीटीपी एनआरटीपी दोनों बोल रहा हूं इस बार। कितने दिन की वैलिड होती है इनकी, देखो, कभी भी 90 मत बोल देना डायरेक्ट, ठीक है, कभी भी 90 मत बोल देना स्ट्रेट अवे। क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। और 90 + 90 होता है, इसमें एक्सीडिंग मिल जाता है। मतलब अगर किसी ने 20 दिन के लिए मांगी है तो उसको 20 दिन की दूंगा ना, 90 दिन की थोड़ी दे दूंगा, उसके लिए 20 दिन होगी वैलिड। मैक्सिमम 90 है, उससे कम तो ले ही सकते हो। सीटीपी एनआरटीपी दोनों। इफेक्टिव डेट ये अपने कर लिए। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि तुमको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, तुमने नहीं लिया, तो वो सुओ मोटो तुमको रजिस्ट्रेशन दे देगा। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन रहेगा फॉर्म जीएसटी आरईजी 12 में, और इसका इफेक्टिव डेट किस दिन होगा, जिस दिन आपकी आरसी आएगी उस दिन। देखो, सुगम सर्विस लिमिटेड का एक्सीड हुआ 20 लाख ऑन 1 नवंबर, तो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन कब तक है, 1 दिसंबर, 30 डेज के अंदर तक अप्लाई कर देना है उसको। 3 ब्रांचेस है मेरे, एक मुंबई पुणे ब्रांच है इंगेज इन सप्लाई ऑफ गारमेंट, एंड महाबलेश्वर ब्रांच है जो कि इंगेज इन शूज है। ये तीनों ही महाराष्ट्र में ही आते हैं, विद इन सेम स्टेट है। तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, हम सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, उसमें सब कुछ डाल देंगे, एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा देंगे, एक को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा देंगे, बाकी दो को। और या तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द 3 ब्रांचेस इन मुंबई। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो इसमें लगता है, वो आपको सप्लाई चैप्टर में पता चलेगा। कृष्णदेव एंड कंपनी इंगेज्ड इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इज रजिस्टर्ड इन राजस्थान। इट विशेस टू पार्टिसिपेट इन 5 डेज एग्जीबिशन बीइंग हेल्ड इन दिल्ली। तो अगर 5 डेज एग्जीबिशन में वो जाना चाहता है तो वो क्या लेगा, सीटीपी लेगा। कहाँ पे लेगा, दिल्ली में लेगा। भले ही वो वहां पे रजिस्टर्ड है, बट दिल्ली में उसको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 5 डेज प्रायर। तो उसको ऑब्टेन करना रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पेनल्टी 122 की पेनल्टी लगती है, उसमें 122 की पेनल्टी लगती है, जो कि क्या बोलता है, अगर आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन थे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, इतने की पेनल्टी लग जाएगी। 122 में आपकी पेनल्टी लगती है, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन थे, नहीं लिया, 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, इतने की पेनल्टी लगती है। लिमिटेशन टू चेंजेस, ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं। अगर आपको अमेंडमेंट करना है
नॉन कोर फील्ड में, अगर आपको अमेंडमेंट करना है नॉन कोर फील्ड में तो आपको अप्रूवल लेने की नीड नहीं है। पर अगर आपको कोर फील्ड में अमेंडमेंट करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर का। नॉन कोर फील्ड मतलब क्या होगा, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स, और कोर फील्ड मतलब हो गया मेजर अमेंडमेंट। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तुम भी पी लो। मैंने तो पानी पी लिया, तुमने पिया कि नहीं मुझे नहीं पता, पी लो बेटर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरी बात सुनो, थोड़ा स्माइल करो यार, क्या दुखी दुखी पढ़ो, तुम्हारे दुखी रहने से सिलेबस कम नहीं होगा, सिलेबस उतना ही रहने वाला। थोड़ा स्माइल करके पढ़ो, थोड़ा अच्छा दिखोगे। चलो आ जाओ इधर। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर और एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर, दोनों सिनेरियो में कैंसिल कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस इशू होगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ। रीजन क्या है, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, फुल ट्रांसफर कर दिया बिजनेस का, डेथ हो गया प्रोपराइटर का, अमल कमीशन हो गया, डीमर्जर हो गया, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस हो गया, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया। अगर कोई प्रोसीडिंग आपका पेंडिंग है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, यानी आप पे अगर कोई केस चल रहा है तो उस केस में आपका सस्पेंड हो जाएगा। कैंसिलेशन पॉसिबल इवन फ्रॉम अर्लियर डेट, पहले से, जब मतलब रेट्रोस्पेक्टिव भी कैंसिल कर सकते हैं आपका। अगर आपने कॉन्ट्रावेन किया कोई भी जीएसटी लॉ का, आप कॉम्पोजिशन डीलर हो और आपने रिटर्न नहीं फर्निश किया कॉन्सिक्यूटिवली 3 टैक्स पीरियड तक, अगर आप अदर डीलर हो आपने रिटर्न नहीं फर्निश किया कॉन्सिक्यूटिवली 6 मंथ तक, 6 महीने तक आपने रिटर्न नहीं लगाया, और कॉम्पोजिशन हो तो 3 टैक्स पीरियड तक आपने रिटर्न नहीं लगाया, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिए हो और बिजनेस नहीं कमेंस किए हो 6 महीना तक, तो भी कैंसिल कर देंगे, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव। या रजिस्ट्रेशन अगर आपने एफएमएस के थ्रू ऑब्टेन किया, एफएमएस मतलब फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ फैक्ट के थ्रू, आपने आईटीसी का वायोलेट किया है सेक्शन 16, अगर आपने सेक्शन 16 को वायोलेट किया है तो रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल कर देंगे। आपने रूल 86 बी पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आपने उसको वायोलेट किया है तो उस केस में भी आपका कैंसिल कर देंगे। आपने फर्निश किया डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 में हम लोग आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देते हैं फॉर 1 or more टैक्स पीरियड विच इज इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन वैलिड रिटर्न, और आपने जो फाइनल रिटर्न है उसमें जो बताया है, जीएसटीआर 1 में ज्यादा बताया, फाइनल रिटर्न में कम बताया, तो इन दैट सिनेरियो भी आपका रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल कर सकते हैं। पर कैंसिल कर दिया तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लाइबल नहीं रहोगे कोई भी फ्यूचर या पास्ट वाले टैक्स जो भी आप पे बनता है उसको देने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरा तो कैंसिल हो गया मैं क्यों टैक्स दूं, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो आप लाइबल रहोगे। जैसे ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया 11 अक्टूबर को और टैक्स ड्यू जुलाई से सितंबर क्वार्टर का आया 50,000 रुपीज, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसकी लाइबिलिटी पे, उसको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा भले ही कैंसिल हो चुका हो। कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, थोड़े इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या है। अगर आप वॉलेंटरी रजिस्टर्ड हो तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया। किसको नहीं रिक्वायर्ड है, आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन मिलता है, किसको रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास आधार है ही नहीं वैसे भी, डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसटी, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड पीएसयू, इन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन, कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है तो थोड़ा सा पढ़ लेना। इंक्रीज इन टाइम लिमिट, आप ऐसे मत पढ़ो, आप बस समझो टाइम लिमिट क्या है। अगर आपने एप्लीकेशन दिया और आपका एप्लीकेशन सही है एकदम इन ऑर्डर है, मतलब सब कुछ परफेक्ट है, या आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है उसमें, या आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड था और एप्लीकेशन ने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया और वो सक्सेसफुली हो गया, तो उस केस में आपका टाइम लिमिट क्या है, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपकी आरसी आ जाएगी, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपकी आरसी आ जाएगी। अगर आपका एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है, एओ फेल्ड या पीओ डीम्ड की फिजिकली करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सॉरी, आधार ऑथेंटिकेशन करवाया फेल हो गया या प्रॉपर ऑफिसर को डीम फिट लगता है कि फिजिकली ही इसका करना पड़ेगा, उस केस में आपका 30 डेज के अंदर आरसी आएगा, उस केस में आपका 30 डेज के अंदर आरसी आ जाएगा। कोई रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है तो उसको रिफंड ग्रांट नहीं होगा, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है क्या प्रॉपर ऑफिसर, हाँ अगर उसको डीम फिट लगता है तो वो चाहे तो रिवोक कर सकता है, हटा सकता है सस्पेंशन को, तो सिंपल है। एग्रीगेट टर्नओवर, अब ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, काफी जगह यूज होता है, जनरली 2 जगह होता है, एक रजिस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन में, तो यहीं कर लेते हैं, कॉम्पोजिशन वाला भी यहीं पे कवर हो जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर 26 के तहत क्या होता है, इन शॉर्ट बोलता हूँ, जितना भी सेल किया है ना सब ले लेना, सब सर्विस गुड्स सब 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 कुछ इंक्लूड कर लेना।
टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल एक्सपोर्ट, इंटर-स्टेट सप्लाई टू इट्स सिस्टर कंसर्न अंडर सेम पैन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, किसको भी किया ना सब कुछ ले लेना, इंक्लूड ऑल, टैक्सेबल, एग्जाम, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल, सब 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 कुछ ले लेना। बट क्या नहीं लेना है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। मतलब आउटपुट का जो भी टैक्स है ना वो नहीं लेना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हाँ, लेकिन याद रखना अगर एक्साइज वगैरह वो सब ले लेंगे, सिर्फ सीजीएसटी, एसजीएसटी बोल रहा हूँ, जीएसटी वाला पोर्शन नहीं लेना है। वैल्यू ऑफ टैक्सेस पेबल ऑन आरसीएम बेसिस इनवर्ड, यानी आपने कुछ परचेज किया है जो कि आरसीएम के तहत रेसिपेंट को टैक्स देना, यानी आपको टैक्स देना पड़ा उसमें, तो वो इंक्लूड मत कर लेना, वो तुम्हारा टर्नओवर थोड़ी ना है, वो तो उसका टर्नओवर है, वो उसके वाले में इंक्लूड होगा जो कि नोट में लिखा हुआ है। द सेल डाटा सब्जेक्ट टू आरसीएम मस्ट कंटिन्यू टू फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इन एग्रीगेट टर्नओवर, एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी मत ले लेना, यानी जो भी परचेजेस किया उसको टर्नओवर में मत ले लेना यार। और जब इन सब को जब ऑल ओवर इंडिया कैलकुलेट करोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा, इंडिविजुअली स्टेट वाइज कैलकुलेट करोगे तो टर्नओवर इन स्टेट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। क्या क्या लेना? एग्जाम, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल, सिस्टर कंसर्न को जो किया, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को जो किया, जितना भी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई किया, एक्सपोर्ट किया, सब कुछ ले लो। बट क्या नहीं लोगे? जीएसटी पोर्शन नहीं लोगे, सेल में जो भी लगा होगा। और तुमने जितना आरसीएम के तहत पे किया है एज एन इनवर्ड सप्लाई तुमने लिया था, तुमको आरसीएम के तहत टैक्स पे करना पड़ा, वो मत लेना। एंड तुमने जितना भी परचेजेस किया इनवर्ड गुड्स का या सर्विस का, वो मत लेना। अच्छा, एक बात याद रखना, तुमने जितना आरसीएम में सेल किया है जिसके लिए रेसिपेंट लायबल है, वो वाला तो ले ही लेना, वो तो तुम्हारा ही टर्नओवर है। तो ये दोनों में कंफ्यूज एकदम भी मत होना, शांति दिमाग से पढ़ना, समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ। ओके, एजेंट प्रिंसिपल में ना ये वाला जो सिनेरियो है, इसको आईसीआई ने एक क्वेश्चन और दो एमसीक्यू में यूज किया है। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि अब मत फॉलो करो, इसको काट दो, बेटर है तुम इसको काट दो, क्योंकि वो सिर्फ दो में फॉलो किया है। स्टडी मटेरियल में जो अप्रोच फॉलो किया वो मैं तुमको बताता हूं, इधर आ जाओ। स्टडी मटेरियल में जो आईसीआई का अप्रोच है, रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर रिलेटेड टू एजेंट, वो क्या है? बोलता है अगर एजेंट फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अपने नाम पे देता है, अगर एजेंट फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अपने नाम पे दे रहा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में। अगर एजेंट है वो फर्दर सप्लाई का इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू कर रहा है, एजेंट है फर्दर सप्लाई का इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू कर रहा है, तो registration if aggregate turnover of agent exceed threshold. Now aggregate turnover of agent includes sale made by agent on behalf of principal, यानी जो in the name of principal है वो भी उसके aggregate turnover में आएगा। हालांकि जीएसटी उस पे प्रिंसिपल ही पे करेगा, इस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वाला जो भी है उस पे जो जीएसटी है वो प्रिंसिपल ही पे करेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए ये एजेंट के टर्नओवर में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अब आपको यही चार्ट फॉलो करना है। ये चार्ट क्या बोलता है, ये चार्ट का आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको ये एजेंट वाला लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो क्या होता है, एजेंट अगर फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अपने नाम पे दे रहा है, ठीक है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसको 24 के तहत। और अगर एजेंट है वो जो फर्दर सप्लाई है वो प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन तभी लेना जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगा। लेकिन उसका एग्रीगेट टर्नओवर में एजेंट ने जितना भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेल किया है वो जोड़ देंगे। हालांकि उसका टैक्स जो है वो प्रिंसिपल ही देगा, लेकिन फॉर रजिस्ट्रेशन का लिमिट चेक करने के लिए जोड़ेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, आईसीआई का है। मोहिनी इंटरप्राइज हैज अपॉइंटेड बेस्ट फूड एंड एसोसिएट एज इट्स एजेंट। बेस्ट फूड्स एंड एसोसिएट मेक्स सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इट्स ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी इंटरप्राइज। तो क्या बोला, बिहाफ, तो ये बिहाफ वाला जोड़ना है क्या एग्रीगेट टर्नओवर में? बिल्कुल। All supply of goods made by Best Food, an agent of Mohini Enterprise as well as his own account will be included in aggregate turnover of Bestward and Associate। तो ये रहा, बाकी दो एग्जांपल आप देख लोगे, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे कवर अप किया गया है, एजेंट वाला होप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको यही वाला फॉलो करना है। कई बार आईसीआई क्या करती है ना, ये वाला भी फॉलो करती है, तो ये काफी मतलब डिबेटेबल इशू है। इसमें आईसीआई का भी व्यू 100% क्लियर नहीं है, आपको कुछ कुछ एमसीक्यू में ये वाला पॉइंट भी दिख जाएगा। तो मैं बोलता हूँ इसको स्किप कर देना, आप ऊपर वाला फॉलो कर लेना। वैसे भी ये हार्डली 1 मार्क्स का आएगा भी, तो इसके लिए इतना दिमाग लगाने का नीड नहीं है।
सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल, ये तो पता ही है जॉब वर्क वाले केस में। द वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर, ऑब्वियसली जॉब वर्कर का एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन जॉब वर्क चार्जेस जो है वो इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर में। एग्रीगेट टर्नओवर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन दोनों में आता है। अब देखो आरसीएम वाला मैं जो बोल रहा था, रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड पेज जीएसटी ऑन सिटिंग फीस पेड टू इट्स डायरेक्टर। अब याद रखना जीएसटी जो सिटिंग फीस पे आती है वो आरसीएम के तहत होती है। तो इसमें क्या होगा, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी पे किया है सिटिंग फीस डायरेक्टर के, लेकिन इसमें रघुवीर के टर्नओवर में ऐड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टर के टर्नओवर में ऐड करेंगे, याद रखना। भले ही इसका टैक्स रघुवीर पे किया है फिर भी। अब एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है ना, मान लो एक स्टेट है, एक स्टेट में आपका एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है और इसी स्टेट में आपका सेस यूनिट भी है। तो बोलता है जो सेस यूनिट है ना, इसको आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेस यूनिट का आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, सेस यूनिट विल हैव टू कंपल्सरीली मेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज प्लेस ऑफ बिजनेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स यूनिट आउटसाइड द सेस इन द सेम स्टेट। ये एपीएमसी वाला जो है ये सप्लाई चैप्टर में थोड़ा डिटेल में है, वहां से देख लेना। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, इसमें एक अमेंडमेंट है, मई 2022 का है। अमेंडमेंट क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, बोलता है क्या, इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड सुओ मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर, टैक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई विद इन 30 days। हाउएवर बिफोर सो अप्लाइंग द पर्सन हैज टू मेक द गुड डिफॉल्ट, मतलब आपसे कुछ गलती हुई उसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर सेटिस्फाइड है कि प्रॉपर ऑफिसर रिवोक कर देगा कैंसिलेशन जो भी उसने अर्लियर ऑर्डर किया था। द रजिस्ट्रेशन ऑफ नमन एसोसिएट वाज कैंसिल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर डेटेड 1 जून को अपना कैंसिल हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने रिटर्न फर्निश नहीं किया था। तो द रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून इटसेल्फ। It applied for revocation of cancellation of registration and the order for revocation of cancellation among associate is passed on 31st जुलाई। तो अब इसको क्या करना है, 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक का सारा रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम 31 जुलाई एंड 30 अगस्त तक जमा करवा देना, 31 अगस्त तक जमा करवा देना। टॉपिक जो अब तुमको कवर करने हैं मेन बुक से, क्या कर सकते हो, चार्ट भी देख सकते हो अगर तुमको किसी का मिल जाए, या अगर आईसीआई का चार्ट है तो देख लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी एक बार देख लोगे तो बेटर रहेगा। आधार ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, तो ये तीन चीज अपने मेन बुक से देख लेना। एंड दैट्स इट आज के लिए। अब तुम क्या करोगे, फटाफट कंसाइज बुक को रीड कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड फिर कल आ जाओ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी अपनी चल रही रिवीजन सीरीज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा पहला क्लास। एंड जरूर फॉलो करना हम लोग को टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन पे भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे हमने को फॉलो कर लेना एंड बने रहना। 12 दिन के अंदर जीएसटी खत्म। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।